अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है उसके हमारी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ बेटा हमने कर लिए थे। इस वीडियो में हम जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये बोर्ड के पेपर में एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मुख्तसर सवालात आते हैं। तो इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। अच्छा बेटा, इंग्लिश मीडियम की वीडियो हमने अलग बनाई है और उर्दू मीडियम की वीडियो इसीलिए अलग हम बना रहे हैं ताकि बेटा आपको अच्छे से समझ आए। वीडियो को आपने बेटा ज़रूर लाइक करना है। चैनल पे जो बच्चा नया है चैनल को भी आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि तमाम की तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको वीडियो भी फ़ौरन से मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर बेटा लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि केमिस्ट्री के मामले में बेटा मुख्तसर सवालात जो एक्सरसाइज के मश्क के होते हैं वो आपने ज़रूर करने हैं। बोर्ड में केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, तो आपने ये ज़रूर करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, एटम के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि इसका तकरीबन सारा मैस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो इसके आंसर में जानने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग जानते हैं एटम की जो साख्त होती है कैसी होती है, एटम की शक्ल कैसी होती है। एटम की शक्ल ऐसी होती है कि दरमियान में उसका न्यूक्लियस होता है और साइडों में उसके क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं उस न्यूक्लियस के बाहर। समझ आ गई। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स, हम इसका जवाब देखते हैं, आप लोग यहाँ से नोट भी कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के साइज एटम के साइज के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। समझ आ गई। जैसे मैंने कहा है कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है एटम के। तो जब न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है तो इस तरह न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो भी एटम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। समझ आ गई। यानी कि सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद होगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ बनाकर दिखा सकूँ कि यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस मौजूद है सेंटर में, तो यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। समझ आ गई। ऐसे तो यहाँ पर ये देखें जो मैंने सेंटर में बनाया है, बिल्कुल ये क्या है, एटम का न्यूक्लियस है। तो अब देखें एटम के जो न्यूक्लियस का साइज है ये उसके एटम का जो न्यूक्लियस है वो एटम से कितना छोटा है। देखें अब यहाँ पर जो देखें, लेकिन एटम का जो सारा मैस है वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होता है। ऐसा क्यों होता है, यही सवाल उसने पूछा है और इसी का हमने जवाब देना है। अब स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है, ये एटम का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। समझ आ गई। न्यूक्लियस का साइज़ छोटा होता है लेकिन दो बुनियादी ज़रात जो हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसमें मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि एटम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने ज़रात होते हैं, तीन जो बेसिक ज़रात होते हैं बुनियादी, वो ये हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो सेंटर में चीज़ें पाई जाती हैं, सेंटर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो ज़्यादातर मैस होता है वो भी इन्हीं का होता है। अब जो दायरे होते हैं, दायरों में क्या चीज़ घूम रही होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन दायरों में हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मैस यहाँ पर क्यों कितना कम होता है, ये देखें। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में जो प्रोटॉन का मैस होता है वो कितना होता है, 1836 गुना भारी होता है। यानी कि जो सेंटर में पाए जा रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो बहुत ज़्यादा भारी हैं और उनकी जो मैस की रेशो है, निस्बत किसके निस्बत, इलेक्ट्रॉन की निस्बत बहुत ज़्यादा भारी हैं। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के होते हैं, इस वजह से हम इसका मैस नहीं लेते। समझ आ गई। इसी वजह से एटम का जो ज़्यादातर मैस है वो सेंटर में होता है। समझ आ गई। मैं एक लाइन में दोबारा से बता दूं कि एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और जो भारी चीज़ें हैं वो भी यही हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक तो दायरों में हरकत करते हैं, दूसरा ये बहुत ही हल्के होते हैं, इसको हम
नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम नज़र अंदाज कर देते हैं। इसी वजह से फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एटम का टोटल मास है वो किस चीज़ के अंदर है, वो उसके न्यूक्लियस के अंदर है। समझ आ गई? इसलिए एटम का मास तकरीबन उसके न्यूक्लियस के मरकज़ में होता है। तो ये जवाब आप लोगों ने लिख देना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं? ये एक आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे आप लोग जानते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, तो वो 118 एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं, ये आप लोगों ने बताना है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, जितने भी हैं ये सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ये मुख्तलिफ क्यों होते हैं? तो इसका जवाब हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से क्यों मुख्तलिफ होता है? क्योंकि इसके बुनियादी ज़रात की तादाद मुख्तलिफ होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बुनियादी ज़रात मैंने बताएं क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज वाले। प्रोटॉन कहाँ मौजूद होंगे? सेंटर में। न्यूट्रॉन भी, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो भी सेंटर में। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? दायरों में हरकत कर रहे होते हैं, वो बहुत ही हल्के होते हैं। यहाँ हम हल्के या भारी की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम तादाद की बात करेंगे। तो हर एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है, या इलेक्ट्रॉन्स की, एक दूसरे से डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। उन ज़रात की, उन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद और होगी, ऑक्सीजन के अंदर और होगी, कार्बन के अंदर और होगी, नाइट्रोजन के अंदर और होगी। इन सब में जब तादाद मुख्तलिफ होगी तो इस वजह से ये एलिमेंट्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। समझ आ गई? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है Bi210 और 83। ये क्या होता है? बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक मास लिखा है कितना? 210। और 83 क्या है उसका? उसका 83 है एटॉमिक नंबर। तो ये क्या चीज़ है? उसमें हमने मालूम करने हैं न्यूट्रॉन्स की तादाद। ये आप लोगों ने चैप्टर में ये मिसालें देखी हुई हैं, लेकिन मैं दोबारा से आप लोगों को इसको हल करके बताता हूँ कि ये कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, न्यूट्रॉन्स की तादाद हमने मालूम करनी है, तो उसका जो ऊपर मैस नंबर दिया गया है वो है 210। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। और जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 83। अब आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो मैस नंबर होता है उसमें क्या चीज़ होती है? जो मैस नंबर होता है, मैस नंबर, उसमें क्या चीज़ होती है? प्रोटॉन्स, उसमें होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यानी कि उसमें होते हैं प्रोटॉन्स प्लस, यहाँ पर अगर मैं नीचे लिख दूँ, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये होती हैं क्या चीज़? ये होता है मैस नंबर। समझ आ गई? और जो एटॉमिक नंबर होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एटॉमिक नंबर में स्टूडेंट्स क्या चीज़ होती है? एटॉमिक नंबर में होती है सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये पढ़ी हुई चीज़ें होंगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखें, उसने जो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा है वो कितना है? 83 है। अब 83 क्या है, 83 क्या है? ये प्रोटॉन्स की तादाद है। समझ आ गई? और ऊपर जो लिखा हुआ है एटॉमिक मैस, या इसे मैस नंबर कहते हैं, वो है 210। 210 स्टूडेंट्स क्या होता है? 210 होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद। समझ आ गई? अब प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 83। और जो मैस नंबर है वो कितना है? 210। यानी कि 210 में से प्रोटॉन्स कितने हैं? 210 में से प्रोटॉन्स हैं 83। समझ आ गई? तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। समझ आ गई? दोबारा से मैं बता दूं कि मैस नंबर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यहाँ हमने मालूम करने थे न्यूट्रॉन्स। जब उसने एटॉमिक नंबर बता दिया, एटॉमिक नंबर में क्या चीज़ होती है? प्रोटॉन। यानी कि हमें प्रोटॉन की तादाद पता चल गई है। अब हमें टोटल मैस भी पता है कितना है? 210। उसमें प्रोटॉन्स की तादाद भी पता है, वो कितना है? 83। अब तो टोटल में से जब 83 को निकाल लेंगे तो जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे। सिंपल सी बात है, जैसे ये जमा माइनस के सवाल होते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, ये फार्मूला है A=Z+N। ए क्या होता है? मैस नंबर होता है। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और N होता है न्यूट्रॉन्स की तादाद। ये N हमने मालूम करना है। न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है
ये हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। n को हमने मालूम करना है। हमें z भी पता है, हमें a भी पता है। a कितना था, मैथ नंबर 210 है, और z कितना है, 83, यानी कि 210 टोटल है, उसमें से 83 प्रोटॉन्स हैं, और n हमने क्या करने हैं, मालूम करना है, न्यूट्रॉन्स। तो n यहाँ पर रहेगा, जो 83 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। तो जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 127। समझ आ गई। 127 नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन्स, यानी कि 127 न्यूट्रॉन्स हैं और 83 प्रोटॉन्स हैं। कुल मिलाकर ये कितने हो गए, 210। 210 जो कि उसका क्या है, मैस नंबर है। मैस नंबर जिस चीज़ में क्या होती है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। समझ आ गई। ये मैंने बहुत ही आसान करके समझाया है, कोई मुश्किल नहीं था इसमें, सिर्फ मैथ थी, वो भी बिल्कुल सिंपल वाली, प्राइमरी क्लासेस वाली। लेकिन मैंने आसान इसलिए किया ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या समझ नहीं आ रही हो तो दोबारा से वो समझ सकता है बिल्कुल आसानी से। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है ट्रिटियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्यों है। स्टूडेंट्स, ट्रिटियम क्या होता है, ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। आप पढ़ चुके हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, जिनमें प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है जबकि मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ये जो ट्रिटियम हाइड्रोजन की एक आइसोटोप है, यानी कि इसका और हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर एक है, एटॉमिक नंबर जिसे कहते हैं, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर एक ही होता है, जबकि इनका मास नंबर क्या है, मुख्तलिफ है। तो ये रेडियोएक्टिव क्यों है, यानी कि इससे रेडिएशन या शुआएँ क्यों निकलती हैं, हमने ये बताना है। हमने ये नहीं बताना है कि ये क्यों मुख्तलिफ है या आइसोटोप क्या होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन समझना है, सवाल को समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। हमने ये बताना है कि इसमें रेडिएशंस क्यों, शुआएँ क्यों खारिज होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ट्रिटियम का न्यूक्लियस गैर मुस्तहकम होता है। गैर मुस्तहकम से मुराद इसमें से शुआएँ खारिज होती रहती हैं। अच्छा, शुआएँ खारिज होती हैं क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स के मुकाबले में न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, यानी कि प्रोटॉन्स इसमें कम होते हैं और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। प्रोटॉन्स आप लोग जानते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, और ये दोनों रहते कहाँ पर हैं, दोनों ही न्यूक्लियस में रहते हैं। अब अगर जो इनकी तादाद बराबर हो तो उसका जो न्यूक्लियस है वो मुस्तहकम रहता है, उससे कोई शुआएँ नहीं निकलती, उससे किसी चीज़ का ख़तरा नहीं होता। लेकिन अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाए तो फिर ये उस न्यूक्लियस से शुआएँ खारिज होने लग जाती हैं, और न्यूक्लियस से जब शुआएँ खारिज होने लग जाती हैं तो वो न्यूक्लियस टूट सकता है, गैर मुस्तहकम हो जाता है। समझ आ गई। तो ये शुआओं की सूरत में क्या होती है, अज़ाफ़ी एनर्जी को खारिज करता है। अज़ाफ़ी एनर्जी जब बन जाती है न्यूक्लियस के अंदर तो वो शुआएँ उससे खारिज होती हैं, शुआओं के साथ साथ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, खारिज हो जाती है, तब जाकर वो मुस्तहकम बन सकता है। इसी वजह से हम ट्रिटियम को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आइसोटोप का मैंने पहले बता दिया, आप लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आइसोटोप क्या होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऐसा होते हैं जिनमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, शुआएँ निकलती रहती हैं। क्यों निकलती रहती हैं, क्योंकि उनमें जो न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है न्यूक्लियस के अंदर वो प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाती है। समझ आ गई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एटम किस तरह एनर्जी जज्ब और खारिज करता है, यानी कि एटम एनर्जी जज्ब कब करेगा और खारिज कब करेगा, ये बात हमने बतानी है। तो स्टूडेंट देखें, अच्छा यहाँ पर आई थिंक सवाल ये होना चाहिए कि एटम के बजाय यहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी जज्ब करता है और कब खारिज करता है, क्योंकि एटम एनर्जी जज्ब या खारिज नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ही खारिज करते हैं। तो यहाँ पर शायद ये कोई मिस्टेक लिखी हुई है क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर एटम की जगह इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में मुंतकिल होता है, तो ये एनर्जी जज्ब करता है। दो बातें याद रखनी है। इसी तरह जब ज़्यादा से कम एनर्जी की तरफ आता है तो ये एनर्जी को क्या करता है, खारिज करता है। एनर्जी जज्ब कब करेगा, जब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी से ज़्यादा वाले की तरफ आएगा, और इसी तरह जब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी वाले की तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी खारिज करेगा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं ऑर्बिट्स क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे यहाँ पर ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ये सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाहर ये एक शेल है पहला, ये दूसरा शेल है, इसी तरह ये तीसरा शेल है। तो अब क्या करेंगे, जो एटम यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छा जो एटम यहाँ पर मौजूद है दूसरे शेल में, यहाँ पर एक एटम मौजूद है। अब अगर देखें, अब यहाँ पर एक एटम मौजूद है
उसने अब अगर तीसरे शेल में जाना है तो ये बाहर वाला यानी कि कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाले शेल की तरफ जा रहा है, ऑर्बिट की तरफ जा रहा है। अगर उसने यहाँ आना है तो ये एनर्जी क्या करेगा, जज्ब करेगा, क्योंकि इसे यहाँ घूमने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ये फासला ज़्यादा है। इसी तरह ये वाला अगर इससे ज़्यादा एनर्जी की तरफ आएगा तब भी ये एनर्जी क्या करेगा, जज्ब करेगा, एनर्जी हासिल करेगा। एनर्जी हासिल करेगा तभी ये इधर बाहर वाले में घूम सकता है। इसी तरह जब जब भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ जाएगा, ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ जाएगा, तो एनर्जी क्या करेगा, हमेशा जज्ब करेगा, एनर्जी हासिल करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ये फासला कम है, ये फासला ज़्यादा। अब ज़्यादा फासले में उसने घूमना है तो उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। समझ आ गई। इसी तरह अगर हम देखें कि एक एटम अगर वापस आ रहा है एक शेल से बड़े शेल से छोटे शेल की तरफ, यानी कि एक बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट की तरफ, ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ, तो अब ये एनर्जी क्या करेगा, अब ये एनर्जी खारिज करेगा। क्यों खारिज करेगा, क्योंकि ये बड़े फासले से छोटे फासले, अब इसे छोटा फासला तय करना है तो इस एनर्जी की भी कम ज़रूरत है, तो जो एनर्जी इसके पास होगी वो क्या कर देगा, खारिज कर देगा। अब अगर ये दोबारा अंदर आना चाहता है तो इसे ये और एनर्जी खारिज करना पड़ेगी। समझ आ रही है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ जाएगा यानी कि ज़्यादा एनर्जी वाले की तरफ, तो उसे एनर्जी जज्ब करनी पड़ेगी। इसी तरह वो अंदर की तरफ आएगा छोटे ऑर्बिट की तरफ, एनर्जी जिसमें कम होती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खारिज करनी पड़ेगी। और वो एनर्जी किस तरीके से खारिज कर सकता है, वो एनर्जी शुआओं की सूरत में या हरारत की सूरत में खारिज कर सकता है, यानी कि या तो हरारत की शक्ल में या रोशनी की शक्ल में वो एनर्जी क्या करेगा, खारिज करेगा। समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद कर लेना है। एनर्जी में तब्दीली को प्लैंक्स की इस मसावत से मालूम किया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग लिख लें फिर भी ठीक है, ऐसा ना लिखें फिर भी आप लोगों का जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ये एनर्जी में फ़र्क है कि पहले उसके पास कितनी एनर्जी थी फिर कितनी एनर्जी है, इसको कहते हैं एनर्जी में तब्दीली, चेंज इन एनर्जी। लेकिन ये स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसको ना भी लिखें, यहाँ तक भी सिर्फ लिख लें तो आप लोगों का जवाब पूरा हो जाएगा। यहाँ तक लिखना चाहें तो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास हैं तामीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात। ये भी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरह ही होते हैं। इनके भी हम जवाब देख लेते हैं क्योंकि ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है, पहले शेल से दूसरे शेल में जाने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्यों बढ़ जाती है। अभी हम यही बात कर रहे थे इससे पिछले सवाल में, जबकि जब पहले शेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, दूसरे शेल में, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि वो एनर्जी जज्ब करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, एनर्जी जज्ब तो करते हैं, बढ़ तो जाती है, ये हमने इस सवाल में पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये हमने देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों, इसकी वजह है कि न्यूक्लियस से फासला बढ़ जाता है। समझ आ गई स्टूडेंट्स। अगर ये दोबारा इस शक्ल में हम देखें तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन एक मौजूद था तो उसका न्यूक्लियस से फासला कम था, जब दूसरे शेल में जाएगा तो फासला बढ़ जाएगा, जब तीसरे शेल में जाएगा तो फासला और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे फासला बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस की जो गिरफ्त है, न्यूक्लियस की जो कशिश है इलेक्ट्रॉन पर, वो कम होती जाएगी। यानी कि वो पहले शेल में है तो न्यूक्लियस ने उसने ज़्यादा खींचा हुआ है तो उसकी अपनी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह जब वो दूसरे शेल में जाएगा तो न्यूक्लियस की कशिश उस पर कम पड़ेगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह जब वो तीसरे शेल में जाएगा तो न्यूक्लियस की कशिश और कम हो जाएगी और उसकी अपनी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ आ गई। इसी तरह ये देखें कि पहले शेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, यानी क्योंकि शेल ही पहला है तो न्यूक्लियस के साथ मौजूद है, जिसकी वजह से उस पर कशिश ज़्यादा होती है और एनर्जी उसकी कम होती है। इसी तरह जब दूसरे शेल में जाता है तो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है तो कशिश उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और उसको अपनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब एनर्जी की ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो वो एनर्जी जज्ब करता है, ये भी हमने पिछले सवाल में पढ़ लिया है। इसी वजह से बैरूनी सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमने पिछले शेल में पढ़ा था कि जब वो बाहर वाले शेल्स में जाते हैं तो एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, जज्ब कर लेते हैं, फिर जब वो अंदर वाले शेल्स में आते हैं तो एनर्जी को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। तो वजह ये होती है बढ़ती क्यों है, जज्ब क्यों करते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे होते हैं और न्यूक्लियस की ग्रिप, न्यूक्लियस की कशिश उन पर कम हो रही होती है, इस वजह से वो एनर्जी को क्या कर रहे होते हैं, जज्ब कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, वो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के प्रेशर को कम करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। एक डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है हमारे पास, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को गुजार रहे होते हैं, उसमें जहाँ से हम इनके देख रहे होते हैं खसूसियात को, ये आप लोग सारा चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
کہ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پریشر کو کم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اسٹوڈنٹس آپ لوگ یاد کریں ڈسچارج ٹیوب والا ٹاپک جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پریشر کو کم کر دیں گے، تقریباً 10⁻⁻⁴ 10 کی طاقت -4 پر لے آئیں گے یا اتنا کم کر دیں گے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، پریشر کو ہم کیوں کم کرتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ نارمل پریشر پر گیس میں سے کرنٹ نہیں گزرتا. جب بھی نارمل پریشر ہو، یعنی کہ ایک ڈسچارج میں ہم نے ہوا بھر دی، جیسے ہم نے غبارے میں ہوا بھر دیتے ہیں، تو اس میں سے جو ہے اس پریشر زیادہ ہوتا ہے تو اس پریشر پر کرنٹ جو ہے نہیں گزر سکتا، یعنی کہ الیکٹران اس میں سے حرکت نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ جانتے ہیں الیکٹران کی حرکت کرنے کو ہی ہم کرنٹ کہتے ہیں. تو جب الیکٹران حرکت نہیں کریں گے تو کرنٹ نہیں گزرے گا، اور زیادہ وولٹیج پر الیکٹران گیس کے ایٹم سے مسلسل ٹکراتے رہتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم زیادہ وولٹیج دیں تو الیکٹران جو ہیں گیس کے ایٹم کیا ہیں، وہی جو ڈسچارج ٹیوب کے اندر گیس موجود ہے. اب پریشر زیادہ ہے، پریشر کیوں زیادہ ہے، مطلب گیس زیادہ ہے. گیس زیادہ ہے تو الیکٹران ان سے ٹکراتے رہیں گے. اسی طرح جب ہم پریشر کم کریں گے تو وہ گیس کے مالیکیولز کم ہو جائیں گے اور الیکٹرانز ان سے کم ٹکرائیں گے. سمجھ آ گئی؟ اچھا، جب یہ ٹکراتے ہیں تو آئنز بنتے ہیں اور دوبارہ جڑ جاتے ہیں، یعنی کہ پازیٹیو یا نیگیٹو جو آئن بنیں گے اور دوبارہ سے وہ کیا ہوں گے، آپس میں جڑ جائیں گے. تو ایسا ہم نے نہیں کرنا، اس چیز سے بچنا ہے، آئنز نہیں بنانے. اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، گیس کے مالیکیولز اور الیکٹران کے درمیان ٹکراؤ کم ہو جاتا ہے. ٹکراؤ کم کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم اس میں سے پریشر کم کریں گے. جب گیس کا پریشر 10⁻⁴ atm پر کم ہو جاتا ہے تو مالیکیولز آزادانہ حرکت کرتے ہیں. جب مالیکیولز آزاد حرکت کرتے ہیں تو الیکٹرانز زیادہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں. جب الیکٹران زیادہ فاصلہ طے کرتے ہیں ان کے درمیان تصادم اور آئنائزیشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اسٹوڈنٹس یہ میں دوبارہ سے ایک لائن میں سمجھا دوں کہ ایک ڈسچارج ٹیوب ہے جس کے اندر گیس بھری ہوئی ہے. جب گیس کے مالیکیول زیادہ ہوں گے، ایٹم زیادہ ہوں گے، تو الیکٹران اس میں سے آسانی سے سفر نہیں کر سکتے. وہ گیسز کے ساتھ ٹکرائیں گے اور گیس کے جو ہے آئنز بن جائیں گے. یعنی کہ الیکٹران جب ٹکرائے گا تو ان گیسز کے کیا بن جائیں گے، آئنز بن جائیں گے. پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم اس کا پریشر کم کرتے ہیں، یعنی کہ گیس کو نکال لیتے ہیں اس ویکیوم پمپ کے ذریعے. جب گیس کو نکال لیتے ہیں تو گیس کے مالیکیولز کم ہو جائیں گے. جب گیس کے مالیکیولز کم ہوں گے تو الیکٹران کا ان سے ٹکرانا جو ہے کم ہو جائے گا. جب الیکٹران کا ان سے ٹکرانا کم ہو جائے گا تو اس طرح الیکٹران جو ہے فاصلہ زیادہ طے کریں گے. جب فاصلہ زیادہ طے کریں گے تو ان کے درمیان تصادم اور آئنائزیشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ کویشچن یہ ہے، شارٹ کویشچن، الیکٹرانز کے بارے میں ہمارے پرانے خیالات کیا ہیں اور وقت کے ساتھ ان میں کیا تبدیلی آئی ہے. اب سوال کو سمجھیں، اس نے دو باتیں پوچھی ہیں کہ الیکٹران کے بارے میں ہمارے پرانے خیالات کیا ہیں. پہلے ہم الیکٹران کے بارے میں کیا کہتے تھے اور وقت کے ساتھ کیا تبدیلی آئی ہے، یعنی کہ اب ہمارا کیا خیال ہے، اب ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ جانتے ہیں کلاسیکل نظریہ پرانا الیکٹرانز کا کیا تھا، یہی تھا کہ الیکٹران جو ہیں ایک پارٹیکلز ہیں، ایک ذرات ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، پروٹونز کے گرد یعنی کہ نیوکلس کے گرد گھومتے رہتے ہیں. یہ پرانا نظریہ تھا. یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ کلاسیکل نظریہ میں الیکٹران ایک چھوٹے منفی چارج والے پارٹیکل کے طور پر دیکھا جاتا تھا جو کہ ایٹم کے اندر گردش کرتا ہے. گردش کیسے کرتا ہے، نیوکلس کے باہر، یعنی کہ نیوکلس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، الیکٹران پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے تو وہ نیوکلس کے باہر گردش کرتے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں. جیسے سورج سینٹر میں ہے، اس کے باہر جو ہے پلانٹس، سیارے جیسے ہماری زمین ہے یا دوسرے سیارے ہیں گھوم رہے ہیں. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ایٹم کے سینٹر پہ نیوکلس ہوتا تھا اور اس کے گرد یہ الیکٹران گھومتے ہیں. یہ پرانا تصور تھا جو کہ نیوٹن کے قوانین اور کلاسیکل فزکس پر مبنی تھا. یعنی کہ نیوٹن نے یہی کہا تھا، کلاسیکل فزکس بھی یہی کہتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب کوانٹم میکینکس دریافت ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ ہمارا نظریہ بدل گیا. کیا بدل گیا کہ الیکٹران صرف پارٹیکلز نہیں ہیں بلکہ ان میں ویو کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں. ویو سے مراد لہریں، یعنی کہ یہ پارٹیکل کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، ذرات کے طور پر بھی، اور دوسرا ویو کے طور پر بھی کام. جیسے روشنی کی ویو ہوتی ہے، روشنی کی لہر ہوتی ہے، آواز کی ویو ہوتی ہے. اسی طرح الیکٹران کے دو خصوصیات ہیں. الیکٹران پارٹیکل کے طور پر جیسے ذرات ہوتے ہیں ایسی نیچر بھی رکھتے ہیں، ایسا ان کا بیہیویئر بھی ہے، ایسی خصوصیات بھی ہیں. دوسرے نمبر پر ان میں لہروں والی، ویوز والی خصوصیات بھی ہیں جیسے آواز کی اور روشنی کی ہوتی ہیں. اور دوسری بات کیا چیز تھی، دوسری یہ تھی کہ الیکٹران کی پوزیشن اور رفتار کو بالکل درستگی سے نہیں بتایا جا سکتا. یعنی کہ الیکٹران جب حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایگزیکٹ یہ نہیں بتا سکتے کہ الیکٹران اب اس جگہ پر موجود ہے، کیونکہ وہ ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں. اور دوسرا اس کی ویو نیچر ہے، وہ لہروں کی طرح ہوتا ہے تو ہم اس کی ایگزیکٹ پوزیشن بھی نہیں بتا سکتے.
بلکہ ہم صرف کیا بتا سکتے ہیں، امکان بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہو سکتا ہے، اور اس کی ہم پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر الیکٹران ہو سکتا ہے۔ 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر ہی ہوگا، لیکن ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہو سکتا ہے، کیونکہ الیکٹران کی رفتار جو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، دوسرا اس کی ڈوئل نیچر ہے، یعنی اس کا دو خصوصیات ہیں، ذرات والی بھی ہے، پارٹیکلز والی بھی، دوسرا اس میں ویو نیچر بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جو اگلا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کے نیوکلیائی انسٹیبل کیوں ہوتے ہیں؟ نیوکلیائی نیوکلیس کی جمع ہے، انسٹیبل سے مراد غیر مستحکم، یعنی کہ ان میں سے شعاعیں کیوں نکلتے رہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ ابھی ہائیڈروجن کا جو ہے ٹریٹیم والا ایک مثال لی تھی پچھلے کویشچن میں، تو ہم نے وہاں سمجھ لیا تھا، تو اب بھی ہم یہاں پر وہی بات دیکھتے ہیں۔ وہاں ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کے جو پروٹانز ہیں ان سے جو نیوٹرانز کی تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے اس کا جو نیوکلس ہے وہ غیر مستحکم ہو گیا اور وہاں سے شعاعیں نکل رہی ہیں۔ یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہے، وہاں بات ایک ٹریٹیم کی تھی، یہاں ہم دوسروں کی بات کریں گے کہ کوئی بھی ایلیمنٹ ہو، کوئی بھی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہو، جب نیوکلیس پروٹانز اور نیوٹرانز کا عدم توازن ہو جائے، یعنی کہ پروٹانز کی تعداد کم ہو جائے اور نیوٹرانز کی تعداد کیا ہو جائے، بڑھ جائے، عدم توازن قائم نہ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نیوکلس اس وجہ سے مضبوط نیوکلیر فورس متاثر ہوتی ہے اور عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ استحکام سٹیبل نہیں رہ سکتا، مستحکم نہیں رہ سکتا، اپنی جگہ پہ فٹ نہیں رہ سکتا، بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ غیر مستحکم ہو جاتا ہے۔ جب غیر مستحکم ہو جاتا ہے تو اس سے شعاعیں خارج ہوتی ہیں، جن کو ہم ریڈیشن انگلش میں یا اردو میں شعاعیں خارج ہوتی ہیں۔ وہ شعاعیں کون سے ہو سکتی ہیں؟ الفا بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتی ہے، گیما بھی ہو سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں دوبارہ سے بتا دوں، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ جب پروٹانز اور نیوٹرانز کی تعداد برابر رہے، متوازن رہے، توازن میں رہے، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ ریڈیو ایکٹیو نہیں ہوتے، ان میں سے شعاعیں نہیں نکلتی، ایک ایٹم کا جو نیوکلس ہے وہ مستحکم رہتا ہے، سٹیبل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کی جو توازن ہے بگڑ جائے، یعنی کہ نیوٹران کی تعداد بڑھ جائے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ نیوکلس غیر مستحکم ہو جاتا ہے تعداد کے برابر نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے، یا اس کا پھر رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اس نیوکلس سے شعاعیں نکلنے لگ جاتی ہیں، اور شعاعیں الفا، بیٹا یا گیما ہو سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد اگر آپ لوگ ریئیکشن لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، آپ اگر بہتر پرفارم کرنا چاہیں تو آپ یہ ریئیکشن لکھ سکتے ہیں، اگر ریئیکشن نہ بھی لکھیں تو آپ لوگوں کا جو ہے یہ کویشچن صحیح ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس ریئیکشن کو یاد کر لیں اور ساتھ یہ ریئیکشن بھی لکھ دیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ ڈسچارج ٹیوب پر ہونے والے تجربات کے دوران سائنسدان کس طرح اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی جیسے الیکٹرانز اور پروٹونز سارے ایلیمنٹس میں موجود ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس، آپ سوال کو سمجھیں، وہ کہتے ہیں ڈسچارج ٹیوب پر جب تجربات کیے گئے اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہی جیسے الیکٹرانز اور پروٹونز سارے ایلیمنٹس میں موجود ہیں، یعنی کہ ایلیمنٹس ڈفرینٹ ہیں، جیسے کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر، فاسفورس، پوٹاشیم، جتنے بھی ہیں، میگنیشیم، 118 ایلیمنٹس ہیں، سب کے اندر پروٹونز اور الیکٹرانز ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ان کی نیچر کیوں مختلف ہے؟ ان کی کریکٹرسٹکس، ان کی خصوصیات کیوں مختلف ہیں؟ کاربن کی اور خصوصیات ہیں، آکسیجن کی اور، آکسیجن گیس ہوتی ہے روم ٹمپریچر پہ، کاربن کیا ہوتی ہے؟ سالڈ فارم میں پائی جاتی ہے، ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے، اسی طرح مرکری لیکوڈ ہوتا ہے۔ تو ایسی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اور ان سب خصوصیات بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایسا سائنسدانوں نے کیا دریافت کیا جس کی بنیاد پر پروٹونز اور الیکٹرانز سب میں ایک جیسے ہیں، یعنی کہ سب پروٹون پر پازیٹیو چارج ہے، سائز بھی ایک جیسا ہے ساروں کا اندر، لیکن ہر ایلیمنٹ کی خصوصیات تبدیل کیوں ہیں؟ تو جب سائنسدانوں نے مشاہدہ کیا کون سا، کہ جب مختلف ایلیمنٹس کو ٹیوب میں رکھا جاتا ہے تو ہر ایلیمنٹ سے خارج ہونے والی ریز ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، یعنی کہ جو کیتھوڈ ریز ہوتی ہیں، جو شعاعیں خارج ہوتی ہیں، جو ریز، وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، ان خصوصیات بھی ایک جیسی ہے۔ یہ شعاعیں منفی چارج والے پارٹیکل یعنی الیکٹرانز پر مشتمل ہوتی ہیں، چاہے ایلیمنٹ کوئی بھی ہو، یعنی کہ ایلیمنٹ کوئی بھی ہو، جیسے میں نے بتایا ہے، ان میں الیکٹران سارے کیا ہوں گے؟ ایک جیسے ہوں گے۔ اسی طرح جب پروٹون کی بات کریں گے تو سب ایلیمنٹس میں پروٹونز بھی کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جیسے الیکٹران سب میں ایک جیسے ہیں، نیگیٹو چارج والے، اس طرح پروٹونز پازیٹیو چارج والے بھی سب پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس سے سائنسدانوں نے نتیجہ نکالا کہ تمام ایلیمنٹس میں الیکٹرانز اور پروٹونز ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، اور ایلیمنٹس کی انفرادیت صرف ان ایٹمز کے موجود الیکٹرانز اور پروٹونز اور نیوٹرونز کی تعداد پر منحصر ہے۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے، دو باتیں میں آپ لوگوں نے بتانی ہے۔ پہلی بات یہ بتانی ہے کہ جب اس نے ڈسچارج ٹیوب میں تجربات کیے تو سب کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس لیے سب میں الیکٹرانز ایک جیسے ہی نظر آ رہے تھے، یعنی کہ سب پر نیگیٹو چارج تھا۔ پھر جب پروٹون دریافت ہوئے تو پروٹونز بھی ہر ایلیمنٹ میں ایک جیسے تھے۔ تو ہر ایلیمنٹ ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتا ہے؟ تو مختلف ہوتا ہے تعداد کی وجہ سے، جو لاسٹ میں نے انڈر لائن کیا ہے، تعداد کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ
کسی میں پروٹون 1 ہوتا ہے، کسی میں 2 ہوں گے، کسی میں 4 ہوں گے، کسی میں 8 ہوں گے. تو پروٹونز کی اور الیکٹرونز کی تعداد میں مختلف اختلاف ہونے کی وجہ سے، تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ ایلیمنٹ ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. ان کے ریئیکشنز بھی مختلف ہوتے ہیں اور ان کی خصوصیات بھی مختلف ہوتی ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ الیکٹران پروٹون کی ان میں تعداد مختلف ہے. جبکہ الیکٹرانز اور پروٹونز ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ ہر ایلیمنٹ میں ایک جیسے ہی الیکٹران موجود ہیں، ایک جیسے ہی پروٹون موجود ہیں، لیکن تعداد مختلف ہونے کی وجہ سے اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر ایلیمنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح یہ چیپٹر پر ہم نے کیا کر لیا ہے؟ ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی ہے. شارٹ کویسچن ہم نے ایم سی کیوز آلریڈی کر لیے تھے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پچھلے لیکچر میں. یہاں پر ہم لوگ نے مختصر سوالات کمپلیٹ کر لی ہیں. تو نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.